हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। दादी माँ बैठकर स्वेटर बुन रही है कि तभी वहाँ पर उनकी छोटी पोती खुशी आती है। अरे दादी दादी देखो जरा, आज रिया दीदी ने फिर से देर कर दी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनसे कोई सामान मत मंगवाया करो। तो बिल्कुल सही कहती है खुशी। मुझे तो इस लड़की पर अब एक पैसे का भी विश्वास नहीं रहा है। तभी वहाँ खुशी की माँ राधा आ जाती है। चल छोटी, जरा चाय बना, मैं जरा आटा गूंद रही हूँ। अरे मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अभी जस्ट कॉलेज से आई हूँ। ज्यादा बहाने मत बनाओ बेटा, तुम्हें कॉलेज से आए हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। अरे माँ, अरे रहने दे राधा, मैं ही बना देती हूँ चाय। मेरी पोती को परेशान मत कर। हाँ क्या माँ जी, आपने इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अरे तू रहने दे। थोड़ी देर बाद वहाँ रिया कुछ सामान लेके आती है। दादी माँ, ये आपकी दवाई और फल। तुझे इतनी डांट पड़ती है लेकिन तब भी तुझे समझ नहीं आता ना, इतनी देर क्यों की बता। वो दादी माँ, आपकी दवाई यहाँ पर नहीं मिल रही थी तो मैं दूर वाले मेडिकल स्टोर गई थी, इसीलिए टाइम लग गया। अरे कलमुही, कहीं फिर से अपना मुंह काला मत करवा देना। वैसे ही तेरी वजह से हमें पूरा शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा था, अब कुछ कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम। दादी के ताने सुनकर रिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। माँ जी, आप फिर से वही बात बोल रही हैं। क्यों ना बोलूं, हाँ मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। माँ जी, लेकिन बार बार उसको इस बात के लिए डांटना ये भी तो सही नहीं है ना माँ जी। आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से रिया को ताने सुनने पड़ रहे थे, ये जानेंगे हम बाद में। अरे चुप कर, तूने ही दिमाग खराब किया है इसका। चल जा, अब जाकर खाना बना ले। चलो दादी, हम कमरे में चलते हैं। ये सब देखकर खुशी मन ही मन खुश हो रही थी और वो दादी के साथ उनके कमरे में चली जाती है। माँ, मैं दूर वाले मेडिकल स्टोर गई थी ताकि दादी की दवाई मिस ना हो जाए। हाँ बेटा, मुझे पता है, तू परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद रिया अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। तभी वो देखती है कि एक आदमी ने गलती से अपना बैग नीचे गिरा दिया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। रिया जल्दी से उस बैग को उठा लेती है। अरे रुकिए, रुक जाइए, लेकिन वो गाड़ी जा चुकी थी। अरे माँ, ये बैग, न जाने कितना जरूरी सामान होगा इसमें, हम इसे पुलिस स्टेशन में दे आते हैं। ठीक है माँ। रिया उस बैग को उठा लेती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। अरे अरे, इन दोनों चोरों को देखो, ये मेरे चाचा जी का बैग उठाकर लेकर जा रहे हैं। कोई है, पकड़ो इन्हें। उस लड़के का नाम अमन है और अमन की कपड़े की दुकान सामने ही है। अरे भैया, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। बकवास बंद करो, वो बैग मुझे दे दो। लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम उसके संबंधी हो। गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर अमन सबको इकट्ठा कर लेता है। उनमें से एक आदमी आगे आता है। हाँ, अमन उस आदमी का भतीजा है जिसका बैग गिरा था। ठीक है, माफ कीजिएगा। अमन फिर रिया को भला बुरा कहने लग जाता है। तभी वो कार वहाँ वापस आ जाती है और उसमें से सुरेश नाम का एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतना चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है अमन? देखिए ना अंकल जी, ये भैया मुझ पर और मेरी माँ के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। रिया उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर सुरेश गुस्सा हो जाता है। क्या अमन, बिना सोचे समझे तुम दोनों मासूम पर इल्जाम लगा रहे हो, इनकी सरेआम बेइज्जती कर रहे हो। मुझे और इसे माफ कर दीजिएगा, आप दोनों की वजह से ही आज मेरा बैग मुझे वापस मिल पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद गांव से रिया की बुआ अपर्णा आती है और उसको आए हुए 2 दिन हो गए हैं। दादी, अपर्णा और राधा सोफे पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे बातें तो हो गई, ये बताओ रिया के साजन की डोली कब आएगी? अब तो वो 29 साल की होने वाली है। अरे तुझे तो इसकी वो वाली बात पता ही है ना। और वैसे भी हमें इस शहर में आए हुए अभी 6 महीने ही तो हुए हैं। वैसे इसका बाप तो लगा हुआ है लड़का ढूंढने में। हाँ दीदी, ये देख तो रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जवानी में अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए भाभी। आपने भी ना अपनी बेटी को बड़ी ढील दे रखी थी पहले से ही, ये तो होना ही था। अपर्णा की ये बात सुनकर राधा दुखी हो जाती है। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए सेवैयां लेकर आती हूँ। तभी रिया पहले से ही सेवैयां लेकर आ जाती है। माँ बैठो, सेवैयां मैं ले आई हूँ।
हाँ, अच्छा किया बेटा। अरे हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं और खुशी तो यहाँ पर है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है? हाँ, अरे चुप कर अपर्णा, कैसे बातें कर रही है तू? हाँ, मेरी खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ दीदी, आप ऐसा मत सोचिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार, आप लोग भी ना। अच्छा माँ, बुआ और दादी आप सब बातें करिए, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन इसके बाद रिया सीधे खुशी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो फोन पर बात कर रही थी। तभी खुशी फोन रख देती है। खुशी, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे कितनी बार कहा है दीदी कि मेरी जासूसी करना बंद करो प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, ओके? लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है खुशी। तुम तो दिनेश से प्यार करती थी ना? हाँ, मैं दिनेश से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं हिमांशु से प्यार करती हूँ। बस सुन लिया, खुश हो जाओ, अब जाओ यहाँ से। मुझे उस दिन दिनेश मार्केट में मिला था, वो तुम्हें लेकर बहुत रो रहा था। आखिर उसकी क्या गलती थी? तुम मुझे 10 बार यही क्वेश्चन पूछ चुकी हो, तो सुन लो जवाब। बात यह है कि हिमांशु मेरे ऊपर बहुत खर्च करता है, बस इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। बस मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना कैसे बदल गई हो। मेरा दिमाग मत खराब करो और प्लीज मेरा पीछा मत किया करो, अपने काम से काम रखो, समझी? उसकी ऐसी बातें सुनकर रिया दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। 2 महीने बाद खुशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्लब में शराब पी रही थी। तभी वहां रिया आती है और खुशी ने हाथ में जो बोतल पकड़ी हुई थी, रिया उसे तोड़ देती है। ये क्या कर रही है तू खुशी, पागल हो गई है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करने आई हो ना, है ना? तुम्हें हमेशा यही क्यों लगता है कि तुम्हारा बुरा ही चाहती हूँ मैं? तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ शराब पी रही हो। कुछ सोचो अपने बारे में, आगे तुम्हारा क्या होगा? मुझे यहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं करना है, चुपचाप घर चली जाओ। आज तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियों पर पर्दा डाला है, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। क्या खुशी, तू भी ना, अब तेरी दीदी ऐसी है तो तू क्यों आती है हमारे साथ? यूं ही बेवजह यहाँ पर हमारा तमाशा बन रहा है। अरे ऐसी, तुम सब चुप करो। एक तो उसे बिगाड़ रहे हो और उसे गलत गलत सिखा रहे हो। उसके बाद रिया की खुशी के दोस्त के साथ बहुत बहसबाजी होती है, तो उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया दीदी, तुम भी सही नहीं कर रही हो। और खुशी गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं ये सब पास की सीट पर बैठा सुरेश का बेटा राहुल देख रहा था। क्या लफड़ा कर रहे हैं ये लोग? फालतू का तमाशा क्यों लगा रखा है? अरे नहीं, ये तो उस बड़ी बहन से सही किया, वो अपनी छोटी बहन को ही तो समझा रही है। हाँ, वही तो सही फर्ज अदा किया उसने बड़ी बहन होने का। वहीं अगले दिन रिया सभी को सारी बात बताती है, लेकिन उसकी बातों पर दादी माँ और पापा यकीन नहीं करते, क्योंकि खुशी एक्टिंग करने में माहिर थी। वहीं राधा की बात भी कोई ज्यादा नहीं सुनता था। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी पड़ोस में शादी है और सभी लोग शादी में हैं। वहां पर राहुल का परिवार भी आया हुआ है। राहुल बेटा, शादी में तैयारी तो बड़ी अच्छी की हुई है ना? हाँ माँ, ये तो है। चल, मैं थोड़ा लेडीज वाली तरफ जाती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है। ठीक है माँ, मैं यही हूँ। दिशा लेडीज में जाकर सभी से बातें कर रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। वहीं पास खड़ी रिया दिशा के पास जाती है। सभी लोग हट जाइए, मैं चेक करती हूँ। रिया उसे चेक करती है। लगता है इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए हैं, इन्हें कमरे में ले जाइए। तभी वहां राहुल भी आ जाता है और रिया को पहचान लेता है। अरे, ये लड़की तो वही है जिसे मैंने क्लब में देखा था। राहुल की माँ थोड़ा होश में आती है और इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है आंटी जी? अच्छा, तो तुम इतने अच्छे से लोगों की देखभाल कैसे कर पाती हो? मेरा मतलब, नॉर्मली तो ऐसा नहीं करते लोग। आंटी जी, मैंने नर्स का कोर्स किया हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। अच्छा, तभी तुम्हें इतना सब कुछ पता है। जी आंटी जी। ओह ग्रेट, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, मेरी बेटी में तो बहुत ही समझ है। मेरी बेटी को सब कुछ आता है। दादी माँ पीछे खड़ी हुई मुंह बना रही थी। अरे पिताजी, इतना भी कुछ नहीं आता, आप भी ना।
और सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। वहीं मुकेश के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अगले दिन मुकेश घर पर मिठाई लेकर आता है। अरे राधा सुनो तो, जल्दी आओ जल्दी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आप? मिस्टर सुरेश है ना? कौन मिस्टर सुरेश? अरे वही जो शादी में मिले थे, भूल गई क्या? अच्छा, याद आ गया। हाँ हाँ, क्या हुआ मिस्टर सुरेश को? अरे कुछ हुआ नहीं है, मैंने उनसे रिया की शादी की बात पक्की की है। दरअसल उस दिन शादी वाले दिन मुकेश सुरेश के ही आगे पीछे लगा हुआ था ताकि वो अपनी दाल यहाँ पर गला सके। क्या सच में? अच्छा, तो वो मान गए हैं? हाँ, उन्हें हमारी बिटिया बहुत पसंद आई है। रिया ने तो उनका दिल जीत लिया। अरे तो जल्दी लाइए मिठाई, सासू माँ लीजिए। हाँ हाँ, बस रिया के बारे में ही सोचो, और खुशी के बारे में कौन सोचेगा? हाँ अरे अम्मा, ऐसा नहीं है, हम खुशी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि अब रिया 29 साल की होने वाली है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो घर में बैठी रह जाएगी वह। हाँ, चल यह भी है। वैसे भी मेरी खुशी तो बहुत सुंदर है और बुद्धिमान भी है, उसे तो लड़के यूं ही मिल जाएंगे, कमी तो इसमें है। हाँ अम्मा, वही तो। चलिए फिर तैयारियां शुरू करते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरी बेटी के लिए उसकी साजन की डोली सजेगी। मैं बहुत खुश हूँ। वहीं राहुल के घर में माहौल अलग था, क्योंकि राहुल को पता चल चुका है कि उसकी शादी रिया से तय होने वाली है, इसलिए वो बहुत गुस्सा करता है। पापा, कैसे आप बिना पूछे मेरे लिए लड़की पसंद कर सकते हैं? मैं इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है, और तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बस बंद करो अपनी बकवास। माँ, आप नहीं जानती कि उसकी बहन क्लब में बैठकर दारू पीती है, मैंने खुद देखा है। देखो बेटा, अगर उसकी बहन गलत है तो उसमें रिया की क्या गलती है? तुमने रिया को तो देखा नहीं ना ड्रिंक करते हुए, और तुम्हें उसकी बहन से क्या मतलब? ये सही बात नहीं है आप दोनों की। तुम दुनियादारी से मतलब मत रखो, सिर्फ उस लड़की से मतलब रखो। नहीं, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं इससे खुश नहीं रह सकता जिससे मेरी पसंद की लड़की ही ना हो। अरे पसंद तो आ जाएगी, एक बार शादी तो होने दो। और राहुल अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद को समझाने उसके पास चली जाती है। तू जानता है ना बेटा कि तेरे पापा ने कितनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया है। आज तक तूने जो कहा वही तेरे पापा ने तेरे लिए किया, लेकिन आज जो तेरे पापा कह रहे हैं, क्या तू ये नहीं कर सकता? लेकिन माँ। बस अब तू कुछ नहीं बोलेगा। वो लड़की बहुत नेक और सुशील है, तेरी हर बात मानेगी और तेरी बहुत सेवा करेगी। लेकिन जब मैं खुश नहीं रहूंगा तो क्या फायदा माँ इस शादी का? देख, आजकल जमाना कितना खराब है, और क्या तुझे पता है कि कोई लड़की कैसी निकल सकती है? नहीं ना, रिया बहुत अच्छी लड़की है। मैं उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन मैंने उसे कई बार देखा है। इसके अलावा पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हो? तभी सुरेश भी वहाँ आ जाता है। तो ठीक है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी हार्ट की दवाई लेना बंद कर दूंगा और मर जाऊंगा एक दिन हार्ट अटैक से। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगती है, और एक ही महीने के अंदर राहुल और रिया की शादी का दिन भी आ जाता है। अरे आ गई रिया की डोली। अरे रिया, अब तो तेरा सपना पूरा होने वाला है। तेरे साजन की डोली में तो तू अपने ससुराल चली जाएगी आज, और अब तेरे बाद खुशी का नंबर आने वाला है। ओहो शट अप। खुशी के पास कॉल आती है और वो फोन लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। पहले दूल्हे को बुलाइए। ममता, कहाँ है राहुल? बुलाओ उसे। वहीं दूसरी ओर कमरे में ममता अपने बेटे को ढूंढने गई है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। अरे राहुल कहाँ चला गया? दिख ही नहीं रहा। अरे अब क्या करें मम्मी? उसकी कॉल भी नहीं लग रही है। धीरे धीरे ये सब बात सब में फैल जाती है, और जब वो बात रिया को पता चलती है तो रिया बहुत रोने लगती है। अरे मत रो रिया, हो सकता है कि वो कोई जरूरी काम के लिए बाहर गया होगा, लेकिन शादी से जरूरी क्या होगा? वहीं काफी देर हो जाती है। पंडित बार बार दूल्हे को बुलाते हैं, लेकिन दूल्हे का तो कोई नामो निशान नहीं था। रिया के माता पिता भी काफी चिंतित हो जाते हैं। तभी ममता बहाना बनाती है। अरे उसकी शेरवानी में दाग लग गया था, तो शायद वो हो सकता है कि चेंज करवाकर बस आ ही रहा होगा।
चिंता मत करिए समधन जी। हाँ समधन जी। अरे भाई, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से दूल्हे को बुलाइए। तभी अमन अपनी पत्नी के साथ राहुल को लेकर वहां आ जाता है। राहुल बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। चलो दूल्हा आ गया। बेटा राहुल मंडप में बैठ जाओ। और फिर शादी की रस्में शुरू हो जाती है। वहीं रिया दुल्हन के रूप में वहां पर आती है। राधा उसे दुल्हन बने देखकर भावुक हो जाती है। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। और जैसे तैसे उस दिन शादी संपन्न हो जाती है और रिया अपने साजन की डोली में बैठकर ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद रिया चाय लेकर आती है और राहुल को देती है। ये लीजिए आपकी चाय। टेबल पर रख दो और चली जाओ। ये सुनकर रिया निराश हो जाती है क्योंकि राहुल हर बार गुस्से से जवाब दे रहा था। क्या हुआ आपको? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या आप मुझसे नाराज हैं? वैसे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। नहीं, मैं तो बस। अब एक लफ्ज भी नहीं, मुझे ऑफिस जाने दो। अरे चाय तो पीते जाइए। तुम्हें देखकर मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा अब। और वो बैग उठाकर वहां से चल देता है। रिया ये सब देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो रोने लगती है। बेटा रिया यहाँ आना तो। जी माँ जी, बस 2 मिनट में आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सासू माँ, सब ठीक है। ये जरा दुपट्टा फट गया है, थोड़ा सिल देना तो। तभी दिया अपने कमरे से बाहर आती है और बैग लेकर कहीं जाने लगती है। इस वक्त कहाँ जा रही हो? और आज तो संडे है। अरे माँ, वो आज क्या है ना, रोहिणी ने मुझे बुलाया है। हम दोनों आज साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। एग्जाम आने वाले हैं ना। हाँ अच्छा, थोड़ा जल्दी घर पर आने की कोशिश करना। आजकल देख रही हूँ कि तुम घर काफी देर से आ रही हो। जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और दिया वहां से चली जाती है। अरे हाँ रिया, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि वो मेरी माँ की छोटी बहन आ रही है गांव से। पता नहीं अचानक आने का प्लान कैसे बन गया उनका। अच्छा माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए लड्डू बना देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, बना दे। शाम को ममता के घर पर उसकी सहेली सुषमा आती है। मेरी बहू तो लाखों में एक है, घर का सारा काम निपटा देती है। अरे ममता, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी बहू क्या क्या लाई है? अरे देखो ना, घर पर ये जो नया नया सामान दिख रहा है, ये सब रिया ही तो लाई है। अरे सामान वामान तो ठीक है, लेकिन ये बताओ नगद रुपया मिला कि नहीं? अरे तेरा बेटा इतना अच्छा खासा कमाता है, उसे तो खूब अच्छे घर की लड़की मिल जाती। अरे सुषमा, वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की के गुण भी तो देखने चाहिए ना। अरे क्या बात है ममता, अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही है। लगता है बहू ने आते ही जादू कर दिया है इसके ऊपर। वहीं रिया ये उनकी सारी बातें सुन लेती है। वहीं थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं तो रिया को किसी का कॉल आता है। रिया कॉल उठाती है तो हैरान रह जाती है और घबरा जाती है। तुम? रिया बिल्कुल घबरा गई थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। तुमने मुझे कॉल क्यों की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे कभी भी कॉल मत करना। अरे रिया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो बस तुम्हारे हाल चाल लेने के लिए तुम्हें कॉल की थी। सुन लो राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और प्लीज आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रिया गुस्से में कॉल रख देती है। वहीं दूसरी ओर राहुल रिया के बारे में सोच रहा था। बेचारी रिया को मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। आई एम सॉरी रिया। रिया अपनी सासू माँ से कुछ बात करना चाहती थी तो वो चाय और नाश्ता लेकर उनके पास जाती है। माँ जी, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। वाह, नाश्ता तो काफी अच्छा लग रहा है बेटा। जी शुक्रिया माँ जी। क्या हुआ बेटा, कुछ बात करनी है क्या तुम्हें? वो माँ जी, मैं कह रही थी कि मेरे पापा ने शादी में आपको नगद रुपए नहीं दिए थे ना, क्योंकि आप तो जानती हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं ना, तो तू परेशान मत हो और जा कर अपना काम कर ले। मुझे पता था कि इतना पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन ये नहीं पता था कि एकदम ही कंगाल होंगे। ममता अब ये सब रिया के बारे में सोच रही थी। उस पर लोगों की बातों का असर हो रहा था। थोड़ी देर में ममता की बहन यानी मासी सुमति गांव से उनके घर पर आ जाती है। शाम को खाना पीना करने के बाद
ममता और सुमति बातें करते हैं। अरे थोड़ी तो पैसे वाली बहू लेकर आती, तूने भी बहुत बड़ी गलती कर दी ममता। अब क्या सफाई दूं मैं भी, आप ये सब ना कहो मासी जी। अरे जमाना बदल चुका है ममता, पैसे वाली होती तो एक दो नौकरानी रख लेते हम भी, फिर तो मजे ही थे तेरे। ये बातें सुनकर ममता चुप रह जाती है। चल अब तू चिंता मत कर, जो हो गया सो हो गया, हम इससे भी सब कुछ वसूल कर सकते हैं। मैं कुछ समझी नहीं मासी जी। तू कुछ मत समझ, अब बस देख। अब ना जाने सुमति के मन में क्या चल रहा था, वो तो आगे ही पता लगेगा। कुछ दिनों बाद खुशी अपनी दीदी से मिलने घर आती है। खुशी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलने ही आई थी। हाँ अच्छा किया। हाँ अच्छा बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाने को कुछ बना कर लाती हूँ। अरे नाश्ता वाश्ता छोड़ो दीदी, अगर तुम्हारे पास 5,000 है तो दे दो मुझे, अपनी दोस्त की शादी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेनी है। अच्छा लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उफ, अब किससे कहूँ, चलो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं रुक, क्या करूँ, रुक कर, आपसे तो मदद मिल ही नहीं सकती। अरे हाँ याद आया, ये ले। रिया अंगूठी उतारते हुए उसे दे देती है। ये अंगूठी तू रख, ये ले तेरे काम आएगी। ओह वाह, थैंक यू सो मच दीदी। और खुशी वहां से चली जाती है। वहीं ये सारी चीजें सुमति और ममता चुपके से देख रहे थे। हे भगवान, कैसे भीख मंगे लोग हैं। और रिया ने भी मुंह उठाकर अंगूठी भी दे दी। देखा इसकी हरकत, ये तेरी बहू धीरे धीरे कहीं तुम लोगों को कंगाल न बना दे, बच के रहना, इससे बता रही हूँ। हाँ समझ रही हूँ मैं। थोड़ी देर बाद वहां पर सुमति का बेटा सुनील आ जाता है। उसकी उम्र 42 साल की है, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। आ गया सुनील, कैसा है तू? मैं एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? अरे तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। हाँ हाँ कर लूंगा। बड़ी गर्मी है दीदी, कुछ पीने के लिए तो ले आओ। हाँ हाँ लाती हूँ। मामू, मैंने आपसे वो घड़ी लाने के लिए कहा था ना, आप लाए नहीं ना मेरे लिए। तभी सुनील अपने बैग से घड़ी निकालता है और दिया खुश हो जाती है। अरे ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपनी भतीजी के लिए घड़ी ना लेकर आऊं? ये ले। सुनील अक्सर दिया के लिए गिफ्ट वगैरह लाया करता है। दिया घड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखो तो मम्मी कैसी लग रही है घड़ी, बहुत अच्छी लग रही है बेटा। तभी रिया समोसे और पराठे बनाकर लेकर आती है। वहीं सुनील रिया को देखकर अलग ही तरीके से मुस्कुराता है। ये लीजिए खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी अच्छी बहू है तुम्हारे घर में। बस बस, ऐसा भी कुछ नहीं। आप तो हर किसी में कमियां निकालती हैं, और इतनी स्वादिष्ट चीजें बनाई हैं इसने। न जाने क्यों सुनील खुशी की तारीफ करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक घर में हल्ला मच जाता है। रिया, रिया किधर हो तुम? अरे तेरी कलमोही बहन ने सुनील से शादी कर ली है। पूरा खानदान हमारे ऊपर थूक रहा है। बदनामी हो गई है, बदनामी। कहाँ जाए, कहाँ जाकर मरे। क्या? हाँ और क्या, मेरा बेटा सही कह रहा था। जिसकी छोटी बहन ऐसी हो, उसकी बड़ी बहन कैसी होगी भला। पर माँ जी, मुझे इस बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। अरे मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे की ना सुनी और तुझे अपनी बहू बना लिया। हाय हाय, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों बहनों ने। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया। शोर सुनकर रिया का ससुर सुरेश भी वहां पर आ जाता है। माना कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम दोनों रिया को इतना क्यों सुना रही हो? उसमें उस बेचारी की क्या गलती है? अरे सुरेश, तू कैसी बातें कर रहा है? खुशी है तो इसी की बहन ना। मासी जी ये बताइए कि हर बात को आप बड़ा क्यों कर देती हैं? कभी कभी सोच समझकर भी बोलना चाहिए। कैसा वक्त आ गया है, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। रिया ये सब जानकर बहुत परेशान हो जाती है और सुमति से माफी मांगकर उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमति उल्टा उसे ही डांट देती है और इस तरह बात और भी ज्यादा उलझ जाती है। वहीं रिया के मायके में भी माहौल कुछ अच्छा नहीं था। आखिर खुशी ने ये क्यों किया? उसने ये सब करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं।
अरे तो तू इतनी नौटंकी क्यों कर रही है राधा? वैसे भी लड़का कुंवारा ही तो था। हमारे जमाने में ये सब आम बात हुआ करती थी। आप तो अपनी बकवास बंद ही करिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखा मुकेश, मुझसे कैसी जुबान लड़ा रही है ये। मुकेश भी परेशान था। बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। वहीं रिया खुशी को कॉल लगाती है, लेकिन खुशी उसकी कॉल नहीं उठाती। 3 दिन बाद खुशी गहनों से लदी हुई सुनील के साथ रिया के घर में आती है। अब तू यहाँ पर क्या करने आई है? इतनी बदनामी करवा के चैन नहीं आ रहा क्या तुझे? और सुनील, तू ऐसा करेगा? मैंने सोचा भी नहीं था। अरे दीदी, सुनने की कोशिश तो करो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसमें आखिर बुराई क्या है? बस मेरी उम्र ज्यादा है, यही ना? अरे सुनील, थोड़ी सी तो शर्म कर लेता। कम से कम हमें घर के अंदर तो आने दीजिए। गुस्से में ही सही, लेकिन उन्हें घर के अंदर आने दिया जाता है। तभी रिया खुशी को अकेले में ले जाती है। खुशी, आखिर तूने ये क्यों किया? तू तो हिमांशु के साथ थी ना? उसके पास सारा पैसा खत्म हो चुका था। दीदी देखो ना, सुनील के पास कितना सारा पैसा है। मैं तो जिंदगी भर बैठकर खाऊंगी, लेकिन वो तुझसे उम्र में। लेकिन कुछ नहीं, आप चुपचाप खाना बनाइए। उसी दिन सुनील अपनी माँ सुमति और पत्नी खुशी के साथ अपने घर चला जाता है। उस दिन सुमति काफी बीमार थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। खुशी, ये दवाई नीचे गिर गई है, उठा दो तो। खुशी दवाई उठाकर दे देती है। और ये ग्लास का पानी पुराना हो गया है, दोबारा भरकर ढक दो। जी माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं कर देती हूँ। और ये लीजिए, ये दवाई आप भूल गई थी। सुनो, दोनों काम वाली 2-2 दिन से नहीं आ रही है और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पीठ पर मालिश कर देना, लेकिन तुम भूल गई। अरे माँ जी, अभी तो मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आकर जरूर कर दूंगी। हाँ। और खुशी अपना बैग उठाकर वहाँ से चल देती है। मैं तो इस बुढ़िया से परेशान हो गई हूँ, जब देखो कुछ न कुछ काम करवाती ही रहती है। वही खुशी के बारे में सोच सोच कर रिया भी काफी परेशान थी। इसी कारण वो काम करने में लेट हो गई थी। भाभी, इतनी देर हो गई, आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। वो दिया, बस मैं रात भर जाकर पिक्चर देखी होगी मैडम ने, तभी तो आराम से उठती हैं ये। और देखो, सब लेट हो जाता है। दोनों बहनों की तो मजे ही मजे हैं। हाँ, एक ने मेरे भाई को फंसा लिया तो एक ने मेरे बेटे को फंसा लिया। दोनों के ताने सुनकर रिया रोने लगती है। अरे माँ, इतना भी मत बोलो। तो चुप कर और जा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। वहीं राहुल हंसते मुस्कुराते किसी लड़की से बड़े प्यार भरी बातें कर रहा था। मैं तुम पे तो फिदा हो गया हूँ डार्लिंग। वहीं खुशी की सास घर पर अकेली है कि तभी कोई बार बार डोरबेल बजाने लगता है। पहले तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर भी कोई जानबूझकर बार बार बेल बजाया जा रहा था। अरे कौन है बदमाश? रुको, अभी बताती हूँ। और वो दूसरे फ्लोर से ही उतरकर नीचे जाने लगती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर दिया आ जाती है और खुशी की सास को बेहोशी की हालत में देखती है। अरे अरे अम्मा जी, ये क्या हुआ? हे भगवान, खुशी कहाँ है? अरे अरे, क्या हो गया माँ जी को? जल्दी से सुनील मामा को कॉल करके बुलाती हूँ। दिया जल्दी से सबको कॉल करती है और सुनील तुरंत आकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। सब ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? मेरी माँ अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी। डॉक्टर उसका चेकअप करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माफ कीजिएगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। इनकी जान पहले ही जा चुकी है। ये सुनकर खुशी और सुनील बहुत रोते हैं। खैर, होने को कौन टाल सकता है। काफी दिन बाद रिया अपने राहुल का कोट धो रही थी कि तभी उसे कोट की पॉकेट में किसी लड़की की लिपस्टिक मिलती है। ये क्या है? लिपस्टिक? तभी से उसे राहुल पर शक होने लग जाता है। रात को राहुल खाना खाकर अपने कमरे में आता है। ये किसका लिपस्टिक है राहुल जी? ये लिपस्टिक वो क्या हुआ राहुल, बताया नहीं जा रहा है क्या? देखो, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे।
मुझे पता है किसी और लड़की के साथ आपका चक्कर चल रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं आपसे कभी भी जुबान नहीं लड़ाती, लेकिन आज बात मेरे सुहाग पर आई है। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। राहुल मुंह फेर कर सो जाता है। वहीं रिया उसके बारे में सोचती रहती है। हे प्रभु, जल्दी से कोई चमत्कार कर दो, राहुल को सही रास्ते पर ले आओ। एक दिन ममता को स्टोर की सफाई के दौरान अबॉर्शन पिल्स मिलती है। अबॉर्शन पिल्स, लगता है ये रिया की है। तभी वो रिया के पास आ जाती है। ये पिल्स तुम्हारी है क्या रिया? नहीं माँ जी, ये मेरी नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना कभी पहले हुई। अरे तो फिर किसकी है? साफ साफ बता, कहाँ गई थी अपना मुंह काला करवाने? हे भगवान, कैसा दिन आ गया है, दोनों बहनों ने हमारा तो जीना हराम कर रखा है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। चली जा अभी के अभी, इस घर से दफा हो जा, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। पक्का झूठ बोल रही है ना तू? तभी दिया और राहुल घर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ? मुंह काला करवा के आई है ये? मैं तो पहले ही कह रहा था कि लड़की ठीक नहीं है, पर आपने ही जबरदस्ती शादी करवा दी। तभी ममता जल्दी से रिया के कमरे में जाती है और सूटकेस में उसका सामान पैक करवा के उसे वहां से भगा देती है। ऐसा मत कीजिए माँ जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। जा यहाँ से। रिया सामान लेकर मायके पहुंच जाती है। वहीं रिया के मायके में उसकी दादी और पापा भी उसे खूब सुनाते हैं। कहीं नहीं जीने देती है लड़की, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? ऐसा मत कहिए माँ जी। बेचारी रिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और वहाँ 2 दिन बाद राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। क्या राहुल, तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम मुझे 5 स्टार होटल में ले जाओ? अरे मोनिका, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस महीने बिजनेस में हमें काफी खर्चा हो गया है। अगले महीने ले जाऊंगा ना, पक्का। क्या राहुल, तुम बस हर महीने बहाने ही बनाते रहते हो। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पिछले महीने मैंने तुमसे वो पर्स दिलाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं दिलाया। अरे मोनिका, तुम एक ही बात को कितनी बार बोलोगी? वो 3 लाख के पर्स का भला तुम क्या करती? अरे मैं अपने दोस्तों को दिखाती तो वो मुझसे जलते। खैर छोड़ो। अरे इतना गुस्से में एकदम पांडा लगती हो तुम। हाँ, पांडा? मैं इतनी मोटी हूँ क्या? अरे नहीं, तुम तो मेरी रानी हो, रानी। हाँ, बस बस रहने दो। असल में राहुल और मोनिका काफी वक्त से एक साथ थे और उन दोनों की मुलाकात राहुल की शादी के बाद ऑफिस में हुई थी। कुछ दिन बाद दिया परेशान होती है और किसी से फोन पर बात कर रही है, कॉल पर। देखो, जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। अचानक उसके कमरे में राहुल आ जाता है और दिया घबरा जाती है। क्या हुआ? तुम किससे बात कर रही हो? अरे भैया, आप मलेशिया से आ गए, पता ही नहीं लगा। अरे तू ये सब छोड़, पहले ये बता कि तू परेशान क्यों है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ, कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना है ना भैया, बस इसीलिए थोड़ा परेशान हो रही थी। अरे तू टेंशन मत लिया कर, तेरा भाई है ना, कोई भी बात हो मुझे बता दिया कर, समझी? और छुपाया मत कर। हाँ ठीक है भैया। अच्छा, तो उस दिन मोनिका से मिली थी, कैसी लगी वो तुझे? हाँ ठीक लगी, लेकिन दिया असल में मोनिका को पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन अपने भैया की वजह से कुछ बोलती भी नहीं थी। वहीं एक दिन रिया के माता पिता राहुल के घर बात करने आते हैं। देखिए समधन जी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। तो अब मैं तो खाने से रही अबॉर्शन पिल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन ये दवाई पता नहीं किसकी थी। आप दोनों बड़े हैं और समझदार हैं, इसीलिए आप दोनों की इज्जत कर रही हूँ। कृपया यहाँ से चले जाइए। आप कुछ तो सोचिए, मेरी बेटी का क्या होगा? हमें कुछ नहीं बोलना, आप दोनों जाइए, पहले अपनी बेटी को समझाइए तभी आइएगा। और इतनी बेइज्जती होने के बाद रिया के माता पिता वहां से चले जाते हैं। वहीं दिया ने मोनिका के बारे में अपनी माँ को बता दिया था, इसीलिए ममता को अब टेंशन हो रही थी कि दूसरी बहू न जाने कैसी होगी। माँ, मोनिका बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है, पता नहीं क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाती हैं। भाभी जैसी भी है बहुत अच्छी है।
बात तो तू सही कह रही है बेटा। अगर राहुल ने मोनिका से शादी कर ली तो हम लोगों की जिंदगी और भी नरक हो जाएगी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि राहुल को मनाए तो मनाए कैसे। हाँ, अब तो हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं माँ। कुछ दिन बाद दिया किसी लड़की से मार्केट में कॉल पर बातें कर रही थी। वो लड़की खुशी ही थी। कॉल पर, अब क्या चाहिए तुम्हें? जैसे जैसे मैंने कहा था वैसा वैसा करना। अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानती हो ना। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ। लेकिन तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो। ओहो मेरी जान, बड़ा गुस्सा है तेरे में। लेकिन ये गुस्सा किसी और को दिखाना ना। चल रख फोन। कुछ दिन बाद दिया घबराते हुए अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी जल्दी चलो, सुनील मामा की डेथ हो गई है। वो अपने ऑफिस में ही थे। हे भगवान, लेकिन ये कैसे हुआ? जल्दी चलो, वहीं जाकर सब पता चलेगा। सभी लोग सुनील के ऑफिस में जाते हैं। किसी ने सुनील को खाने में जहर मिलाकर दे दिया था। वहां पर खुशी फूट फूट कर रो रही थी। सुनील के साथ ये सब कौन कर सकता है इंस्पेक्टर साहब? अभी तो हम नहीं बता सकते। हो सकता है किसी करीबी ने ये किया हो, या कोई पुराना दुश्मन भी हो सकता है। इनका दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? ये तो इतने अच्छे इंसान थे। इस हादसे से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। 2 दिन बाद दिया अचानक से खुशी के घर में आ जाती है। क्या हुआ तुम्हें? अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, तुम्हारे पति चले गए इस दुनिया से। तभी बाथरूम में से एक आदमी निकलता है और वो अंदर से बोलते हुए ही निकलता है। आहा, मस्त नहा के क्या मजा आ गया। और उस आदमी की नजर दिया पर जाती है। दिया समझ जाती है कि ये काम इन दोनों का ही है। दिया भागने लग जाती है और वो आदमी उसे पकड़ने लगता है। लेकिन दोनों को चकमा देकर दिया वहां से भाग जाती है। पकड़ो उसे! दिया जल्दी से अपनी स्कूटी पर बैठती है और स्कूटी चलाने लगती है। बहुत हो गया, मुझे सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी थोड़ी दूर जाने पर स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कोई अस्पताल ले जाता है। सभी घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वहीं राहुल ऑफिस से मोनिका को लेकर वहां पहुंचता है। ममता और राहुल तो फूट फूट कर रो रहे थे। मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल है, ब्लड की बहुत जरूरत होगी। सभी घर वाले ब्लड देने के लिए तैयार थे, लेकिन ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं कर रहा था। सिर्फ मोनिका से ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था। मोनिका प्लीज, मेरी बहन को ब्लड दे दो। उसका ब्लड किसी से मैच नहीं हो रहा है। नो नेवर राहुल, मुझे जरूरी काम है और मैं अभी जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। लेकिन मोनिका उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। राहुल चौंक गया था क्योंकि उसे अब मोनिका की असलियत पता चल गई थी। मुझे यकीन नहीं होता मोनिका ने ऐसा भी किया। राहुल काफी दुखी हो रहा था कि तभी मौके पर रिया और उसके माता पिता वहां हॉस्पिटल में आ जाते हैं। मैं दूंगी ब्लड, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राहुल। खुशकिस्मती से रिया का ब्लड ग्रुप दिया के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहू। रिया जी जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी को ठीक कर दो। चिंता मत कीजिए माँ जी, उसे कुछ नहीं होगा। तभी रिया जाती है और कुछ देर बाद खून देकर वापस आ जाती है। 1 घंटे बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? दिया की हालत सुधर रही है, आप सब चिंता ना करें, लेकिन उसे होश में आने में कुछ दिन लगेंगे। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची का जान बचाने के लिए। वहीं ममता रोए ही जा रही थी। माँ, सब ठीक हो गया, आप अपने आप को संभालो। हाँ माँ, आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बहू, मुझे लगता है कि ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है। मैंने तुझ जैसी लड़की पर शक किया, तुझे घर से निकाला, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। बस मैं दुआ करती हूँ कि जो भी सच्चाई है जल्दी सामने आ जाए। मुझे भी माफ कर दे बेटी, मैं भी तेरे लिए कुछ न कर सका। नहीं नहीं, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए आप दोनों। बेटा, तेरी वजह से ही आज मेरी बेटी की जान बची है। तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। मेरी छोटी बहन जैसी है दिया, इसमें एहसान वाली क्या बात है। और तभी ममता अपनी बहू को गले से लगा लेती है। वहीं राहुल कोने में बैठा हुआ ही सब बातें सुन रहा था और उसे खुद की सोच पर शर्म आ रही थी।
देखो तो कितनी अच्छी लड़की है। इतना कुछ सहने के बाद भी इसने सबको माफ कर दिया। और यहीं से राहुल को अब रिया के प्रति लगाव होने लगता है। अगले दिन रात को खुशी भी हॉस्पिटल में आती है और सब वहीं थे। आधी रात के 3 बज रहे थे। थोड़ा अंधेरा था, सब सोए हुए थे और ममता को कुछ आवाज सुनाई देती है। कौन है वहां? तभी ममता को किसी की परछाई जाते हुए दिखती है। ममता पीछे जाकर देखती है तो वो खुशी थी। अरे तुम आधी रात में क्या कर रही हो? पता नहीं क्यों अचानक से पेट दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा बाहर टहलने आ गई। अच्छा, ज्यादा दर्द है तो दवाई ले लो। दोनों बात कर ही रहे थे कि खुशी जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करिए आंटी जी। हे भगवान, मैं बुलाती हूँ सभी को। ममता सभी को अंदर से बाहर बुलाकर ले आती है। अरे खुशी, तुझे क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए राहुल जी। राहुल डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। वहीं खुशी दर्द में जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब बहुत दर्द हो रहा है, अब बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रख बेटा, ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिया अकेली सो रही थी। तभी अचानक एक आदमी आता दिया का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। लेकिन अचानक सुरेश उस आदमी की परछाई देख लेता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे कौन है? कौन है वहां? देखो, ये दिया के कमरे के पास। लेकिन वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। सुरेश जल्दी से जाकर दिया का ऑक्सीजन मास्क वापस लगा देता है। आखिर कौन है ऐसा जो हमारे परिवार को मरते हुए देखना चाह रहा है? हे भगवान, ये सब आखिर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आप चिंता मत करिए मम्मी, जो भी होगा जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। राहुल पुलिस को कॉल करता है। वहीं थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है और खुशी का इलाज करता है। लगता है आपको एसिडिटी हो गई है। आप ये दवा खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वहीं पुलिस आती है, छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं लगा था। तभी कुछ दिन बाद सुरेश के भतीजे अमन को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है। आखिर आप मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? हमें पता चला है कि तू सुरेश को मारना चाहता है। उसको नहीं मार पाया तो उसकी बेटी को मारने की प्लानिंग की। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो मेरी बहन है, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? तूने सनी के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था ना? ये बात सच है कि नहीं बेटा? बता दे, वरना मैं तुझे बहुत पीटूंगा। इंस्पेक्टर उसकी पिटाई करता है और धमकी देता है तो अमन आखिरकार अपना मुंह खोल देता है। हाँ, मैंने सुरेश चाचू को मारने की प्लानिंग करी थी, लेकिन बाद में मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था। अच्छा, तो तूने अब दिया को मारने की प्लानिंग की थी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, माँ की कसम। इंस्पेक्टर के बार बार पूछने पर भी अमन एक ही उत्तर दे रहा था। हवलदार, इसकी अच्छे से पिटाई करो, इतने अच्छे से कि इसका मुंह खुल जाए। नहीं सर, प्लीज प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक प्राइम सस्पेक्ट अमन ही था। ये बात सबको पता चल जाती है। अमन तो पहले से ही बर्बाद था। इसका बिजनेस स्टार्ट भी मैंने ही करवाया और हमसे ही गद्दारी। छी छी। अमन भैया, अगर मुजरिम है तो उन्हें लंबी सजा होनी चाहिए। सही बात है, पुलिस कर रही है जांच। वही रिया के मायके में दादी खुशी को बार बार कॉल लगा रही थी, लेकिन खुशी कॉल नहीं उठा रही थी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, मेरा कॉल भी नहीं उठाती है आजकल। तभी खुशी की कॉल आ जाती है। कॉल पर, अरे क्या हो गया है? तू अपनी दादी को भूल गई है क्या? फोन तो उठा लिया कर। अरे दादी, वैसे मेरा दिमाग सटका हुआ है और आप हैं कि बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो। ये तू कैसी बातें कर रही है और तेरी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? क्या बात है? अरे तो सुन लीजिए, मैं शराब पी रही हूँ, ठीक है? आइंदा मुझे फोन मत करिएगा, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। और खुशी फोन पटक देती है। दादी खुशी के इस व्यवहार से काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, इसका मतलब रिया सही कहती है खुशी के बारे में। हाँ माँ जी, लेकिन आप हर बार रिया को ही दोष देती आई हैं। मैं उसको हमेशा उसकी पुरानी गलती के लिए डांटती रहती थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सही कह रही थी। दरअसल जब रिया 14 साल की थी तो अपने बचपन के दोस्त दीपक के साथ एक दिन के लिए कहीं गायब हो गई थी।
दोनों खेलते खेलते कहीं जंगल में भटक गए थे। बस इस बात की वजह से सभी लोगों ने उसे गलत समझ लिया था। अगले दिन तक भी दिया हॉस्पिटल के बेड पर ही थी। खुशी भी आई हुई थी। क्या हुआ खुशी, तू बड़ी दुखी दिखाई दे रही है? हाँ दीदी, वो सुनील जी की बहुत याद आ रही है। अच्छा तू चिंता मत कर, टेंशन लेने से होगा भी क्या, तेरी सेहत खराब हो जाएगी, ध्यान रख अपना। हाँ ठीक है। और तभी राहुल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जाओ यहाँ से, कहा ना। राहुल तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से चली जाओ और कभी मेरे सामने मत आना, समझी? ठीक है मैं जा रही हूँ, अपनी गंवार बीवी के साथ रहो। और तभी रिया वहां आकर उसे जोर का तमाचा मारती है। वहीं मोनिका गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ये शायद कभी नहीं आएगी। हाँ लगता तो है। अगले दिन दिया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन वो सही से बोलने की हालत में नहीं थी। दीदी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन यहीं रह लूं आपके साथ, वहाँ काफी अकेलापन लगता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है, जब तक तेरा मन करे तू रह ले। हाँ बेटा हमें कोई एतराज नहीं। तभी रात को खुशी घर वालों के खाने में नींद की दवाई मिला देती है। अब मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। थोड़ी देर में सब लोग सो जाते हैं और खुशी गलत इरादे से दिया के कमरे में जाती है। अलविदा दिया, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सुनील की मौत का राज सबको बता दोगी। और खुशी उसके मुंह पर तकिया रखने वाली होती है कि वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है और उसके साथ रिया भी थी। छोड़ दो, यू आर अंडर अरेस्ट। रिया अपनी बहन को जोर का तमाचा मारती है। बहन के नाम पर और बेटी के नाम पर कलंक है तू। पर मैं तो। तभी रिया के ससुराल और मायके वाले भी वहां आ जाते हैं। तुझे पता है खुशी कि तू कैसे पकड़ी गई? उस दिन जो अनजान आदमी दिया का ऑक्सीजन मास्क उतारने आया था ना, उस आदमी के हाथ में वही अंगूठी थी जो तेरे हाथ में भी थी। मुझे भी शक हुआ था जब मुझे पता चला कि तू किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है। दादी मैंने कुछ नहीं किया दादी माँ, समझाओ ना पुलिस को। ये सब तो पुलिस का प्लान था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ले जा इसे। खुशी सबके पैर पकड़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी, मुझे बचाओ माँ। सभी लोग खुशी से मुंह फेर लेते हैं और पुलिस उसे और उसके आशिक को पकड़ लेती है। वहीं कुछ दिनों के बाद दिया बोलने लग जाती है। मैं आप सभी को सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग प्रॉमिस करो कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे। नहीं बेटा तू बता, क्या बताना चाहती है, बता। वो अबॉर्शन की पिल मैंने ही ली थी। मैं अक्षय से अभी भी मिलती हूँ, ये बात खुशी को पता थी, इसीलिए उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं सुनील चाचा की मौत के बारे में किसी को न बताऊं। उस दिन खुशी ने ही सुमति मासी को सीढ़ियों पर से धक्का दिया था। दरअसल दिया के कॉलेज में अक्षय उसके साथ पढ़ता था। दिया उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने अक्षय से मिलने के लिए मना किया था। कोई बात नहीं, जो हुआ बीत गया, अब तू नई शुरुआत कर। हाँ बेटा, अगर अक्षय अभी भी तुझे चाहता है तो हम बात करेंगे उसके घर वालों से। हाँ बिल्कुल। ये सब देखकर रिया भी रोने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, एंड आई रियली लव यू। बेवकूफ था जो मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाया। रिया शर्मा जाती है और इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।